इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है, इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। हम तो कह देंगे नहीं यार ये तो इनका काम ही, ये तो हिंदू बनिया है, ये तो पीछे से पीठ पे छुरा घोंपते हैं, तो हम कैसे मान लें, हम कैसे चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर दें। उधर से भी बड़ी बातें आएंगी। कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरान ख़ान को 23 मार्च के मौके पर एक ख़त लिखा, और वो ख़त उन्होंने हिज़ एक्सीलेंसी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने कहा है कि जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका नेशनल डे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट को हमने पैदा करना है और हमने टेरर और हॉस्टिलिटी को साइड पे रखना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी हर तरह की, मैं आपको अश्योरेंस जो है दे रहा हूँ, वो आप प्लीज़ एक्सेप्ट करें कि हर तरह की मैं कंसिडरेशन करूँगा इस हवाले से, जो अमन अमान के हवाले से। ये एक रस्मी ख़त है। इस ख़त को लेके सैयद तलत हुसैन ने एक ट्वीट की है, पाकिस्तानियों, मोदी से खुफिया यारी अब बाहमी मोहब्बत में बदल रही है। कश्मीरियों आप घबराना शुरू कर दें। अमरीकियों आपका शुक्रिया। सहाफ़ियों डॉन लीक्स का दौर ख़त्म और आप सब ने अमन की आशा शुरू करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों भारत और पाकिस्तान मजबूर हो चुके हैं अमन की तरफ जाने के लिए, और अमन किसी को भी भीख में नहीं मिल रही। ना भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान कर रहा और ना पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई एहसान कर रहा। ये इन दोनों की मजबूरी बन चुकी है। वो क्या मजबूरी हैं वो सारी मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन आप ये देखें, और ये कोई पहले आर्मी चीफ नहीं है, इससे पहले जनरल मुशर्रफ भी और उससे पहले ज़िया भी, लेकिन उस हवाले से फिर बाद में चीज़ें नहीं चल सकी। पाकिस्तान कहता है कि भारत ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और भारत कहता है कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है कि इस दफ़ा वो चीज़ें मुमकिन नहीं है जो कि माजी में हुई। उसकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये नतीजे पे पहुंच चुके हैं। लेकिन तलत हुसैन की ट्वीट को आप ये देखें, ये वो लोग हैं जो सारी उम्र से तनकीद करते आ रहे हैं। एक तो मुझे तलत हुसैन के ऊपर जाने से पहले मुझे वो जो मेजर गोरेवारियाँ हैं ना, उनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। वो बेचारे अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। वो बड़े बड़े दावे करते थे कि आपके मुल्क के फ़ौजी, आपके मुल्क के फ़ौजी जर्नैल, वो आप लोगों की बुद्धि में कोई अकल नहीं आने दे रहे। उन्होंने कहा भारत मर जाएगा, भारत आपको खा जाएगा, भारत आपको चीर फाड़ के फेंक देगा, और वो आपके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं और आपको पागल बना रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ऑफ़र कर दिया, तो मेजर गौरव वारिया साहब अब बॉल तो आप लोगों की कोर्ट में है, और वो कोर्ट में है क्या है, वो आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है ये। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि आप बेरोज़गार हो गए हैं। अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई और नई नौकरी देगा जहाँ पे आप पेट्रोल छिड़क के आग लगा सकेंगे। बहरहाल तलत हुसैन और आप जैसे सहाफ़ी हमारे पास भी हैं नाम नेहाद। ये तलत साहब वो शख्स हैं जो हमेशा कहते हैं जी फ़ौज ने इस मुल्क के अंदर भारत के साथ कभी भी ताल्लुकात को सही नहीं होने देना, इनके अपने मुफादात हैं, ये है वो है जो कुछ भी है। लेकिन ये लोग तनकीद से बाज नहीं आते। अब तो भाई ऑफ़र कर दिया ना, अब तो ऑफ़र कर दिया कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, मिल के बैठ के बात करते हैं, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको दूर करते हैं। तो अब उसके बाद आगे और क्या हल है? कोई हल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। मसला ये है कि चाइना, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों न्यूक्लियर कंट्री इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर बम बरसा के उनको स्टोन एज के अंदर नहीं भेज सकते। पाकिस्तान को 9/11 के बाद जो हमारे DGISI हैं उस वक़्त थे, उनको रिचर्ड आर्मिटेज ने, अमेरिकन वज़ीर समथिंग थे वो, उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे, और अमेरिका के पास किस चीज़ की कमी है। लेकिन उसको पता था कि वो तो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। और सिर्फ बम बरसाने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको स्टोन एज में भेज दिया, उसकी रिpercussions भी होती हैं। एक मुक्का आप मारते हैं और आधा कुछ थोड़ा बहुत तो अगला उंगली आपको भी लगाता है, और नुकसान दोनों तरफ से होता है। और भारत और पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद
इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जंग के ज़रिए अपना हल नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब आप ये देखें फिर इसका हल क्या है। अगर आप जंग के ज़रिए अपना हल नहीं निकाल सकते तो क्या फिर जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह चलते रहें, अपना सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज, सारी एनर्जी, सब कुछ आप इसी में झोंकते रहें? नहीं, ये दोनों अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये भी इसका हल नहीं है, हमें इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। अब जो सूरत हाल है, देखिए हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का, अब ये एक हकीकत है कि भारत पाकिस्तान को से ज़बरदस्ती या जंग से कोई मकासद हासिल नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो भारत का साइज़ है, जो भारत की मईशत है, जो भारत का डिप्लोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस है, जो भारत का पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, वो और जो मिलिट्री में भी हमें मानना पड़ेगा कि जो उनका साइज़ है वो हमसे 3 गुना बड़ा है। ये बेशक हमारा एक जज्बा है कि हम एक बंदा 3 बंदे से भिड़ जाते हैं, लेकिन हमें जो हकीकत पे ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। आप ये बढ़ रहा है और ये इस तरीके से बढ़ रहा है कि इसने पाकिस्तान को एक अजीब कर्म में मुब्तला किया हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर अलग एक मूवमेंट चलाई जा रही है, वहाँ पे फाटा के अंदर अलग मामला क्रिएट किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे FATF की सूरत में अलग मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, और पाकिस्तान अगर एक कदम आगे जाता है तो उसको रस्सियों से खींच के 2 कदम और पीछे ले आते हैं। तो ये सारी की सारी एनर्जी कि हम एक दूसरे को हेल्प करें आगे जाने के लिए, देखें वो गलत करेंगे हम भी फिर गलत करेंगे, वो सही करेंगे हम भी सही करेंगे। वो कहते हैं आप 1 कदम बढ़ाएं हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो अमन है ये ही मुस्तकबिल है इंसानियत का। जंगें जो हैं वो इंसानियत का मुस्तकबिल नहीं है। और एक जो पिछले दिनों आर्मी चीफ ने तकरीर की है और उसके अलावा और जितने भी वज़ीर ख़ारजा समेत जितने भी लोगों ने किया है, उस सब के अंदर कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ को देख लें कि मोदी क्यों आया इस चीज़ के ऊपर। मोदी, जिसको हम कहते हैं इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, मुसलमानों का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, वो आखिर क्यों इस तरीके से आया है। और दूसरा, हमें अब इतना डिस्ट्रस्ट है इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। हम तो कह देंगे नहीं यार ये तो इनका काम ही है, तो हिंदू बनी है, ये तो पीछे से पीठ पे छुरा घूमते हैं, तो हम कैसे मान लें, हम कैसे चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर दें। उधर से भी बड़ी बातें आएंगी, लेकिन उसका अब एक ही हल है। भारत में अब ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा इज़ रीजनेबल, ही इज़ आल्सो अथॉरिटेटिव एंड पावरफुल, सिविल गवर्नमेंट भी उनकी मर्जी से चल रही है या उनकी बात मान रही है। बहरहाल वो जो भी कहे वो कह सकते हैं, लेकिन आपने आगे कैसे चलना है। डिस्ट्रस्ट करना है बिल्कुल करें, लेकिन आप उसको वेरीफाई कर लें। ये नहीं कि डिस्ट्रस्ट किया और उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया, डिस्ट्रस्ट किया और डिस्कार्ड कर दिया। आप डिस्ट्रस्ट करें, लेकिन आप उसको वेरीफाई करें कि ये वाकई जो हमारा डिस्ट्रस्ट है ये सही है गलत। आखिर आपने कहीं ना कहीं से तो चीज़ों को आगे लेके चलना है। और ये जो लोग तनकीद करने वाले हैं, इन्होंने हर हाल में तनकीद करना है और करते रहना है। हमें अपने मुफादात देखने हैं, हमें इंसानियत के मुफादात देखने हैं, हमें अपने मुल्क के मुफादात देखने हैं। मोदी क्यों नहीं जंग में जाना चाहता? मोदी गुज़िश्ता 7-8 साल से वज़ीर आज़म है भारत का। 8 बजट वो पेश कर चुका है, वो देख चुका है। वो देखता है कि जब मैं जंग की तरफ जाऊंगा तो मुझे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पीछे बेरोजगारी का क्या सूरत हाल होगी, पीछे मईशत का क्या हाल होगा, इकोनॉमी की क्या सूरत हाल होगी, और हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमने इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान से मुकाबला करना है, या इस दुनिया के अंदर और भी कोई चीज़ें हैं पाकिस्तान के अलावा जिनको हमने देखना है? तो मोदी अब इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि उसने जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करना। और अब लोग कहेंगे जी डरपोक है, मोदी डरपोक है या जनरल बाजवा डरपोक है। देखें, आपको कोई भी अमन किसी भी सूरत भीख में या थाली में डाल के नहीं देता। पहले आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है, अगले शख्स को यह यकीन दिलवाना पड़ता है कि वो तुझे नहीं हरा सकता और तू उसको नहीं हरा सकता। जब ये दोनों को यकीन होता है कि हम एक दूसरे को नहीं हरा सकते, तो फिर वो कहते हैं कि चलो आओ आते हैं, बैठ के बात करते हैं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ बैठ के बात करने में ही है, इसका हल और नहीं है। तो इस हवाले से आप भारत में ना मोदी को आप इस हवाले से डरपोक कह सकते हैं, ना
पाकिस्तान के अंदर आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट को या हमारी हुकूमत को जो है ना इस हवाले से कमज़ोर कर सकते। और वही बात है कि जो नो वार पॉलिसी होती है उसके लिए आपको एक मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत होती है। डरपोक शख्स कभी भी नहीं, डरपोक शख्स हमेशा जंग की तरफ जाता है ताकि अपने अवाम के जज्बात को घेर सके, उनको एक्सप्लॉइट कर सके। जिस तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, जिस तरीके से हम मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो जब इलेक्शन में उसकी पोजीशन बड़ी वीक होती है तो वो कोई ना कोई फड्डा शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ पे अवामी हमायत हासिल की जाए। जो मजबूत होता है वो अमन की तरफ जाता है, वो नो वार पॉलिसी को अपनाता है। और पाकिस्तान या भारत ये आज़रबाईजान आर्मीनिया नहीं है, ना ही ये रशिया और रशिया के साथ एक और मुल्क था जिसके ऊपर यूक्रेन, ना ये रशिया और यूक्रेन है कि ये एक दूसरे को यूं चटर पटर 2 मिनट के अंदर एक दूसरे के ऊपर कब्जा करके निकल जाएंगे। आप किसी भी बड़े से बड़े आर्मी जर्नैल को पूछ लें कि क्या आप टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव आज 2021 के अंदर एक दूसरे के खिलाफ अचीव कर सकते हैं, तो वो कहेगा नो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप अगर काबिलियत आपके अंदर होगी भी तो आप शायद उसको उस तरीके से आप मेंटेन ना कर सकें। आपको जंग रोकनी पड़ेगी और आपने किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो वो कहते हैं ना कि पास्ट इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो आपको अपने फ्यूचर के अंदर अलग से एक अलग एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगी। आपको माजी की मिसालों से आप सीखें ज़रूर, आप डिस्ट्रस्ट ज़रूर करें माजी की मिसालों को देख के, बट वेरीफाई करके एक अलग और नई एग्जाम्पल आपको बनानी पड़ेगी। और कंप्रीहेंसिव जो फ्रेमवर्क है ये बेसिकली आर्मी चीफ ने दुनिया के सामने रखा है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्यों नहीं रखा, इमरान खान ने क्यों नहीं रखा? बदकिस्मती से पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो असल ताकत है वो रावलपिंडी में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। और रावलपिंडी जब कह देगा कि हमें अमन चाहिए तो पूरी दुनिया इस बात का यकीन करेगी कि वाकई ये इस मामले में सीरियस है, वरना वज़ीर आज़म को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। ये हमारी बदकिस्मती समझ लें या जो भी समझ लें बहरहाल, इसलिए आर्मी चीफ ने ये सारी बातें की कि हम हमसाया मुल्क हैं, हमें तरक्की करनी है, हमें आगे जाना है, हमें माजी को दफन करना है। और साथ में घर वालों को भी कह दिया कि अपना घर हमने इन ऑर्डर लेके आना है। वो उसके ऊपर मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि आप जाएं बात कोई और करने शुरू कर दें, आप किसी और कोई मामले रोना शुरू कर दें। इस तरह तो शायद आप किसी को ऊपर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क का मैं आपको जाते जाते बता दूं कि कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये है कि पहले से पहले नेशनल सिक्योरिटी होती थी। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आप डिस्कस करते थे अपने खारजा ताल्लुकात के, आपने चीन को अपने साथ मिला लिया, आपने बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया। ये आपकी एक स्ट्रेंथ होती है जब कोई भी मुल्क आपकी सपोर्ट में होता है। आपने अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने अपनी बर्री बहरी और फ़ज़ाई फ़ौजों को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। ये है ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी की सेंस में, या आप इसको जो भी आप कह लें, ये उस सेंस में आता है। लेकिन जो कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो असल जो शहरी है, जो आप हैं, जो मैं हूं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ का फ्रेमवर्क है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का फ्रेमवर्क है। और ये बात समझ आ गई है कि भाई आपने सिक्योरिटी तो दे दिया, आपने बॉर्डर तो सिक्योर कर दिया, इधर वो भूखा मर जाएगा तो फिर उधर बॉर्डर के ऊपर रखने का क्या फ़ायदा है? जब बंदे भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, डिप्रेशन से मर रहे हैं, तो आपको पीस लाना है और हर शख्स को आपने एक पीसफुल स्टेबिलिटी, रोज़गारी, इकोनॉमी, फूड, वाटर, क्लाइमेट, हर चीज़ देनी है आपने उनको, और आपने उनको महफूज फील करवाना है। और आपकी जो असल इसके अंदर कोर स्ट्रेटजी होगी वो होगी आपकी इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान को पता चल चुका है। आप देखें, जितने मर्जी हम दावे कर लें, हमारा बजट कितना, 6,000 अरब का, 2,000 अरब हमने कर्जों में दे देना है सूद की सूरत में, 1,000 अरब हमने फौज को देना है। ये 1,000 अरब पता कितना बनता है? $6 बिलियन। करेंसी रेट ऊपर नीचे होता रहता है। और भारत का सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस बजट आपको पता कितना है? $64 बिलियन। $64 बिलियन कहां और $6 बिलियन कहां? अभी तक तो हम मुकाबला करते आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, हमने भी बना लिया, उन्होंने न्यूक्लियर बनाया, हमने भी बना लिया। वो एक चीज लेके आते हैं, वो राफेल लाते हैं, हम JF थंडर की नई से नई नस्ल ले आते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? पैसों से होता है।
आप नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वो पैसा मांगेंगे आपसे और आपको अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, आपने ये फैसला करना है। तो इसलिए ये तलत हुसैन जैसे जो लोग हैं और इस तरीके से वो कहते हैं ना कि काफिले चलते रहते हैं और वो कुछ लोग भोंकते रहते हैं, अगर गलत कह दिया तो माजरत खाऊं, लेकिन यह है कि यही मुझे इस वक्त आया क्योंकि कारवां के साथ भौंकने के ताल्लुक था। तो आपने उसको बदर नहीं करना, आपने आगे चलना है और आगे चलते रहना है और जो इस मुल्क के मुफाद में है वो करें। बल्कि मुल्क भी उस वक्त होता है जब आवाम होती है, और आवाम ही नहीं है तो फिर ज़मीन खाली बंजर ज़मीन का आपने क्या करना है, इन्हें महफूज करें, इन्हें रोज़गार दें, इन्हें सिक्योरिटी दें, इन्हें खुश करें। यही दोनों ममालिक का मकसद होना चाहिए। वरना आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ उठा के देख लें, पेट्रोल डाल के इंडिया और भारत के दरमियान में आग लगाने में हम माहिर हैं और हम ये काम करते आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, करना होता है जब अपनी कौम का आपने मोरल बूस्ट करना होता है तो आपको ग़ज़वा अहद की कहानियाँ भी सुनानी पड़ती हैं, आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि ये स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि आपने एक के मुकाबले में 3 का मुकाबला करना है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जज्बे के साथ कर सकते हैं, अपने जज्बे ईमानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसान का अगर हौसला ना हो तो वो एक से भी नहीं लड़ सकता। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा फिर एक नए किसी टॉपिक के साथ पेश होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।